नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बस्ती मंडल के अधिकारियों के साथ अनेक्षी भवन में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए नजर आए। इसके बाद गोरखपुर मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे। इससे पहले योगी आदित्यनाथ कल श्रावस्ती और बलरामपुर जिले के दौरे पर थे। सीएम करीब दोपहर 1:45 बजे श्रावस्ती पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचे, जहां उन्होंने चिकित्सालय का और वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बलरामपुर में गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गायों का चारा भी खिलाया। सीएम ने मां पटेश्वरी शक्तिपीठ मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम ने कोविड को लेकर गाइड ऑर्डर पर अधिकारियों से बातचीत की और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 7 और 8 अगस्त के 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। बीजेपी कार्यालय पर वो संगठन और सरकार के कामों की समीक्षा के साथ साथ 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए जीत का मंत्र भी देंगे। साथ ही इस दौरान वे जिला पंचायत अध्यक्षों से संवाद करेंगे। कोरोना महामारी और अन्य कारणों से अनाथ हुए बच्चों को सहारा बनने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार अब बेसहारा महिलाओं का भी सहारा बनने जा रही। कोरोना काल में बेसहारा हुई महिलाओं की आर्थिक मदद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने खाका तैयार कर लिया। जल्द ही से योगी कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इस योजना के तहत गरीब बेसहारा महिलाओं को सरकार 2000 रुपए प्रति महीने आर्थिक मदद देगी। सीएम योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों कोरोना संक्रमित से बेसहारा हुई महिलाओं के लिए एक अलग योजना लाने की घोषणा की थी। उन्होंने महिला कल्याण विभाग से ऐसी महिलाओं की सूची बनाने के निर्देश दिए जो मार्च 2020 के बाद बेसहारा हैं। कासगंज पुलिस ने बसपा के प्रबुद्ध सम्मेलन पर कार्रवाई की। यहां प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन होने पर मामला दर्ज किया गया। बसपा जिलाध्यक्ष राजकुमार जाटव सहित 3 लोगों पर मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने महामारी अधिनियम सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। सोमवार को पटियाली के एसबीआर इंटर कॉलेज के प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ था, जिसमें बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा भी शामिल हुए थे। पुलिस का कहना है कि सम्मेलन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया था। समाजवादी पार्टी 5 अगस्त को समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र के जन्मदिन पर फिर से ताकत दिखाएगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करेगी। साथ ही तहसील स्तर पर समाजवादी साइकिल यात्रा भी निकालेगी। साइकिल यात्रा 5 से 10 किलोमीटर तक चलेगी। अखिलेश यादव खुद साइकिल यात्रा में शामिल होकर भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार के विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी 5 अगस्त को लखनऊ स्थित जनेश्वर मिश्र पार्क में जनेश्वर मिश्र की जयंती सादगी के साथ मनाएगी। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जनेश्वर मिश्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कहीं भारी तो कहीं बहुत भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक आज आगरा के 1 या 2 स्थानों पर जैसे फिरोजाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और आसपास के क्षेत्रों में भारी तो कहीं बहुत भारी बारिश होने की आसार हैं। झांसी और ललितपुर में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। बीते 24 घंटों के दौरान पश्चिमी यूपी के कुछ स्थानों में और पूर्वी के छिटपुट तौर पर बारिश हुई। पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की सूचना मिली। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार 6 अगस्त तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बदली बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रामनगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन का 1 साल पूरा होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में रहेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने बीते 5 अगस्त को अयोध्या में श्री राम मंदिर प्रांगण में भूमि पूजन और शिलान्यास किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में गुरुवार को श्री राम लला का दर्शन करने के साथ ही राम मंदिर निर्माण की प्रगति का जायजा भी लेंगे। उनका हनुमानगढ़ी में भी दर्शन पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। अयोध्या के 1 दिन के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर अन्न महोत्सव के लाभार्थियों को अनाज भी बांटेंगे।
धमकी भरा पत्र मिलने के बाद पुलिस ने अलीगंज के एक हनुमान मंदिर और मनकामेश्वर मंदिर की सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए। दोनों मंदिरों में पीएसी जवानों की तैनाती की गई। धमकी भरे पत्र में हिंदू महिलाओं को लेकर भी अपशब्द लिखा गया था। पत्र में 14 अगस्त तक पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों को छोड़ने के लिए कहा गया था। वहीं सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी में दिखे संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ कर रही है। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामले में लंबे समय से फरार चल रहे 25-25 हजार रुपए की इनामी 5 आरोपियों में से 3 को बाराबंकी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए सभी आरोपी गाजीपुर जिले के रहने वाले हैं। इन लोगों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि ये सभी एम्बुलेंस में चालक और मुख्तार के निजी सुरक्षाकर्मी के रूप में काम किया करते थे। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या के साथ मृत्यु दर में भी भारी कमी आई। मंगलवार को उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 66 नए मामले सामने आए, जबकि 34 लोग कोरोना से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक कुल 16,85,125 रोगी संक्रमण मुक्त होकर स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। 24 घंटे में 4 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में इस समय सक्रिय मामले घटकर 672 रह गए। इसमें 440 रोगी होम आइसोलेशन में रहते हुए स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि कल प्रदेश में 2,28,211 सैंपल्स की जांच की गई। यूपी सरकार ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया। उत्तर प्रदेश में कल 21,99,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई। बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ बड़ी लड़ाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली। 5 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज लगाने वाला यूपी पहला राज्य बन गया है। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष और विधायक अबू असीम आजमी प्रयागराज में एक कार्यक्रम के दौरान शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से पूछे गए सवालों के जवाब देते हुए कहा कि यूपी में होने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 350 से अधिक सीट कर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर यूपी सरकार पर जमकर वार प्रहार किया। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने दिल्ली में हुई लड़की से रेप को लेकर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि दिल्ली कैंट के नागल गांव में 9 वर्षीय दलित लड़की की रेप के बाद उसकी निशंग हत्या और फिर उसके शव को जला देने की घटना अति दुखद और शर्मनाक है। दोषियों के विरुद्ध अविलंब सख्त कार्रवाई करने की ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए बीएसपी की मांग है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए ट्वीट कर लिखा कि ऐसी घटनाओं से प्रदेशवासियों के मन में भय पैदा हो रहा। आम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था का इतना बुरा हाल है और सरकार झूठे प्रचार के सिवा कुछ भी नहीं कर रही। रायबरेली के शहर कोतवाली क्षेत्र के स्कूल में छात्रों के बोर्ड परीक्षा फेल होने के मामले में जोर पकड़ लिया। यहां बोर्ड परीक्षा की परीक्षा में फेल होने पर छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे। छात्र देर रात तक विद्यालय कैंपस में प्रदर्शन करते रहे। फेल हुए छात्र इससे पहले जिलाधिकारी कार्यालय का भी घेराव कर चुके हैं। छात्र विद्यालय परिषद में हो रहे विरोध प्रदर्शन में मौके पर एसडीएम सदर की कार्रवाई करने के आश्वासन के बाद छात्रों ने अपना प्रदर्शन वापस कर लिया। आपको बता दें कि छात्रों ने विद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाया कि विद्यालय में ट्यूशन न पढ़ने पर उनको फेल कर दिया गया। हालांकि प्रशासन अब पूरे मामले में जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश में बसपा शासनकाल में हुए 1400 करोड़ रुपए के अधिक से स्मारक घोटाले में पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा विजिलेंस के अधिकारियों का सामना करने से बच रहे हैं। विजिलेंस ने उन्हें नोटिस देकर मंगलवार को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था, लेकिन पूर्व मंत्री ने दोबारा अपनी बीमारी का हवाला देते हुए पूछताछ से किनारा कर लिया है। पूर्व मंत्री ने विजिलेंस को अपनी मेडिकल रिपोर्ट भेजी है और स्वास्थ्य कारणों के बाद बयान दर्ज करने की बात कही। इससे पहले कुशवाहा को नोटिस देकर जुलाई माह में तलब किया गया था, तब भी उन्होंने स्वास्थ्य ठीक न होने की बात कहकर 15 दिनों की मोहलत मांगी थी। उन्हें फिर नोटिस दिए जाने की तैयारी की जा रही है। राजधानी लखनऊ में कैब ड्राइवर को थप्पड़ मारने वाले मामले में नया मोड़ सामने आ गया। कैब ड्राइवर ने दावा किया कि थप्पड़ मारने वाली लड़की पुलिस की मुखबिर है। कैब ड्राइवर सादत अली सिद्दीकी की ओर से दर्ज एफआईआर के मुताबिक 30 जुलाई की रात घर लौट रहा था, तभी यह घटना हुई।
कैब ड्राइवर ने बताया कि पुलिस ने पिटाई करने वाली महिला का पक्ष लिया और उसे ही लॉकअप में बंद कर दिया। कैब ड्राइवर ने दावा किया कि उसकी पिटाई करने वाली लड़की प्रियदर्शनी नारायण उर्फ लक्ष्मी पुलिस की मुखबिर है। मुखबिर होने की वजह से ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। लखनऊ में 9वां BBAU दीक्षांत समारोह 27 अगस्त को आयोजित किया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में समारोह का आयोजन किया जाएगा। वहीं समारोह में शामिल होने के लिए विद्यार्थी ऑनलाइन सहमति पत्र 10 अगस्त तक जमा कर सकते हैं। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा, घाट बाढ़ के पानी में डूब गए। आसपास के 206 गांवों को अलर्ट किया गया। दशेश्वर मेघनाथ पर गंगा सोमवार की शाम आरती बाढ़ के बीच हुई। आरती के दौरान पुजारी तख्त पर और श्रद्धालु नाव पर नजर आए। गंगा सेवा निधि ने आज से गंगा आरती का पारंपरिक स्थल को बदल दिया है। स्थिति सामान्य होने तक आज से दशामेश्वर मेघनाथ स्थित गंगा सेवा निधि के कार्यालय की छत पर आरती होगी। वहीं मणिकर्णिका, हरेश्वर घाट और सीढ़ियां पानी में डूब जाने के कारण अब शवदाह घाट के ऊपरी हिस्से में किया जा रहा। इसी वजह से और इसी जमीन की कमी है, लोगों को शवदाह के लिए लंबा इंतजार भी करना पड़ रहा है। मुजफ्फरनगर में नगर कोतवाली की रोहाना चौकी पर चेकिंग अभियान के दौरान बाइक सवार 2 संदिग्ध लोगों को पुलिस रोकने का इशारा किया तो बाइक सवार बदमाशों ने रोकने की बजाय पुलिस पर फायर कर दी। पुलिस ने 2 जवाबी कार्रवाई में मोर्चा संभाला, जिसमें कि एक नाकेबंदी से एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से 9-2-11 हो गया। झांसी के मऊरानीपुर में विधायक बिहारी लाल आर्य ने 10 MV ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान विधायक बिहारी लाल ने बताया कि बिजली की मांग बढ़ने से पहले लगा कि 5 MV का ट्रांसफार्मर लोड नहीं ले पा रहा था और अब 10 MV का ट्रांसफार्मर लगाने से बिजली सुचारू रूप से हो पाएगी। हरदोई में गंगा एक्सप्रेस वे के कार्य के रिश्वत मांगने वाले लेखपाल को SDM ने निलंबित कर दिया। गंगा एक्सप्रेस वे के लिए जमीन का अधिग्रहण करने के लिए किसानों की जमीनी रजिस्ट्री करवाई जा रही। इसको लेकर लेखपाल ने किसानों से रिश्वत की मांग की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इसका संज्ञान लेते हुए लेखपाल को निलंबित कर दिया गया। यूपी में लव जिहाद के बढ़ते मामले में कई मुगल बादशाह अकबर और उनकी हिंदू पत्नी जोधाबाई की भी एंट्री हो गई। महज शादियों के लिए बड़ी संख्या में हो रहे धर्म परिवर्तन के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गहरी चिंता जताई। कोर्ट ने मुगल बादशाह अकबर की जोधाबाई के साथ हुई शादी का उदाहरण देकर बेवजह के धर्म परिवर्तन से बचने की सलाह दी। मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र स्थित ग्राम रथेड़ी में 4 साल की मासूम बच्ची के खेलते समय गांव के एक तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बच्ची को तालाब से रेस्क्यू अभियान चलाकर शव को बाहर निकाला। हरदोई के पाली थाना क्षेत्र के कस्बा रूपापुर में सर्राफा व्यापारी से कार सवार हथियारबंद 4 बदमाशों ने 7 लाख के जेवर की लूटपाट की और फरार हो गए। सूचना पर उच्च अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और FIR दर्ज कर पुलिस लुटेरों की तलाश में जुट गई। इटावा थाना बकेवर क्षेत्र के अंतर्गत पेप्सी एजेंसी के मालिक के घर हुई चोरी की घटना का मात्र 48 घंटे में सफल अनावरण कर लिया गया। पुलिस ने अंतर जनपदीय 12 अभियुक्तों के, जिसमें 8 पुरुष और 4 महिलाओं को चोरी का सामना करते हुए नगद और अवैध असलाह के साथ गिरफ्तार किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह के खिलाफ फेसबुक पर अमर्यादित टिप्पणी को लेकर बवाल शुरू हो गया। रालोद जिला पंचायत सदस्य और अन्य रालोद पदाधिकारियों ने थाना राया में टिप्पणी करने वाले के खिलाफ तहरीर देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फेसबुक पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले व्यक्ति बागपत का बताया जा रहा, जिसने हरकत की है और रालोद नेताओं का कहना है कि यदि 5 दिन में कार्रवाई नहीं की गई तो थाने का घेराव किया जाएगा। बहराइच में रेप और हत्या के मामले में कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई, साथ ही अपराधी पर 60,000 का जुर्माना भी लगाया। बता दें कि बलात्कार और हत्या के इस मामले में फैसला 7 साल बाद आया है। बांदा के शहर कोतवाली के कालू कुआं में डग्गा मार वाहन चालक और ई-रिक्शा चालक के बीच सवारी भरने को लेकर लाठी डंडे चले और जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं कुछ दूर बनी पुलिस चौकी में खड़े पुलिसकर्मी तमाशबीन बनकर देखते रहे।
फतेहपुर के हुसैनगंज थाने के लोधोरा गांव में पुरानी रंजिश के चलते दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई और अधेड़ की मौत भी हो गई। वहीं 24 घंटे के भीतर पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। मुजफ्फरनगर के जाने माने उद्योगपति कुंवर अनिल स्वरूप की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राधेश पप्पू के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। राधेश पप्पू पर उद्योगपति कुंवर अनिल को बेनामी संपत्ति के नाम पर ब्लैकमेल के उद्देश्य से लगातार प्रताड़ित करने और उन्हें मानसिक संताप देने का आरोप सिद्ध हुआ है। फतेहपुर के बकेवर थाना क्षेत्र के शाहजहांपुर पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार का कहर दिखाई दिया। अनियंत्रित डीसीएम ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने डीसीएम समेत चालक को गिरफ्तार कर लिया है। हाथरस में पशुओं को नदी में पानी पिलाने गए किसान की नदी में डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीण पहुंचे और युवकों ने नदी में डूबे किसान को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू चालू कर दिया और करीब 10 घंटे के रेस्क्यू के बाद किसान के शव को नदी से बाहर निकाला गया। रामपुर में जिला सहकारी बैंक की 2 शाखाओं में लाखों का घोटाला सामने आया। घोटाले में कई कर्मचारी और अधिकारी शामिल हैं। मामले में अब तक 11 लोगों के खिलाफ बैंक कार्रवाई कर चुका है। वहीं पुलिस भी पूरे मामले की जांच कर रही है। पूर्व मंत्री चौधरी बशीर की पत्नी का दूसरा वीडियो भी सामने आया। 3 तलाक मामले में 31 जुलाई को मुकदमा हुआ था दर्ज। पीड़िता का आरोप मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो परिवार सहित मारने की धमकी दी जा रही। पीड़िता नगमा का आरोप कि बशीर 6 महीने में लड़कियों को पार्टी की तरह चेंज कर उनका शोषण करता है। पीड़िता ने वीडियो वायरल में अपनी भाभी और एक लड़की की मां के साथ शोषण के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के पचपहरा ग्राम पंचायत के सचिवालय में वैक्सीनेशन कराने के दौरान महिला ग्राम प्रधान और उसके देवर से पूर्व ग्राम प्रधान के परिवारजनों ने लाठी डंडों से मारपीट कर दी। महिला ग्राम प्रधान और उसके परिवारजनों से मारपीट और अभद्रता करने से आहत महिला प्रधान ने कोतवाली पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस ने आधा दर्जन आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कानपुर के चौबेपुर क्षेत्र के जिद्दापुरवा गांव में एस राज कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 3,42,000 की नकदी चुराकर चोर फरार हो गए। लॉकर न तोड़ पाने पर 4 लॉकर को उठाकर ले गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच जुटी हुई है। कानपुर देहात के भोगनेपुर थाना क्षेत्र के हरदुआ रोड पर संदिग्ध अवस्था में एक महिला का शव पड़ा मिला। वहीं हत्या करने के शव को फेंके जाने की आशंका जताई गई। सूचना पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र के गोदाम मोहल्ले में परचून की दुकान में सामान लेने गई नाबालिग बच्ची के साथ दुकानदार ने छेड़छाड़ कर दी, जिसके बाद बच्ची ने भागकर घर वालों को बताया। वहीं परिजनों ने दुकानदार की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। रायबरेली के लालगंज थाना क्षेत्र के ओगाबाग गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती का जहरीला पदार्थ खा लिया और युवती नशे की हालत में दूसरे गांव के बाहर पड़ी मिली, जिसके बाद सूचना पर परिजन और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और युवती को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ड्रोन के जरिए निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान देहरादून के कैंप कार्यालय में कई अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सीएम आज केदारनाथ के दौरे पर जाने वाले हैं, लेकिन एक बार फिर खराब मौसम की वजह से उसका दौरा रद्द कर दिया गया है। सीएम अब स्थलीय निरीक्षण की जगह ड्रोन के जरिए विकास कार्यों का जायजा लेंगे और निरीक्षण करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस का आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए 3 दिवसीय विचार मंथन का दूसरा दिन ऋषिकेश में चल रहे विचार मंथन में कांग्रेस आगामी चुनाव को लेकर रणनीतियां बनाने में जुटी हुई है। शिविर के पहले दिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रचार और प्रबंधन को धार देने पर मंथन किया गया। बैठक में प्रदेश प्रभारी और कोर कमेटी अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने समिति सदस्यों को केंद्रीय संगठन की ओर से जारी दिशा निर्देश की जानकारी दी। उन्होंने सदस्यों से कहा कि उनके जो भी सुझाव हैं उन्हें कमेटी को लिखित रूप से उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस संगठन की ओर से जितनी भी समितियां गठित की गई उन प्रमुख समितियों की बैठक 3 दिनों में होगी।
उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 48 नए कोरोना संक्रमित मिले। वहीं एक मरीज की मौत नहीं हुई, जबकि 38 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 581 पहुंच गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार मंगलवार को 25,445 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। 4 जिलों बागेश्वर, चंपावत, पौड़ी और टिहरी में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया। वहीं अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर में 1-1, चमोली और रुद्रप्रयाग में 3-3, देहरादून और पिथौरागढ़ में 9-9, हरिद्वार में 11, नैनीताल में 5 और उत्तरकाशी में 6 संक्रमित कोरोना मरीज मिले। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,42,246 हो गई। इनमें से 3,28,262 लोग ठीक हो चुके। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,366 लोगों की जान जा चुकी है। आईएएस अनिल जोशी को मुख्यमंत्री धामी के उप सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। आईएएस अनिल जोशी को उप सचिव बनाया गया, जो वर्तमान में शहरी विकास एवं नागरिक उड्डयन विभाग में तैनात हैं। चलिए अब खबर विस्तार से। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब, जो हमेशा चर्चा में रहते हैं, डॉक्टरी पेशे में सियासत में आए। डॉक्टर अयूब ने कहा कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा अंतर नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा को सत्ता से हटाना है तो महागठबंधन जरूरी है। वहीं इस दौरान जनता टीवी से बातचीत करते हुए उन्होंने और क्या कुछ कहा, चलिए हम सुनाते हैं। डॉक्टर के रूप में प्रसिद्धि पाने वाले डॉक्टर अयूब, मतलब आम जनता के लिए वो नाम थे कि डॉक्टर अयूब मिल जाए तो इनको संजीवनी मिल जाती थी। फिर डॉक्टर अयूब ने धीमे से राजनीति में कदम रखा और पिछली सरकार में इनके पास पिछली जो सरकार बनी थी तब डॉक्टर अयूब की पीस पार्टी के 4 विधायक हुआ करते थे। और इस बार हालांकि उनके कोई विधायक नहीं है, लेकिन अभी भी वो सक्रिय भूमिका में है। भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद इनके ऊपर तमाम मुकदमे ला दिए गए। क्या कारण था, मैं जानने के लिए डॉक्टर अयूब के साथ उनके बीच में हूँ, पूछना चाहूंगा जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक सांप्रदायिक विचारधारा की पार्टी है और आज के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, ये मुझे लगता है सबसे ज्यादा सांप्रदायिक मानसिकता से ग्रसित हैं। और चूंकि सांप्रदायिक मानसिकता के विरुद्ध और देश के विरुद्ध जो भी कोई काम करता है उसके विरुद्ध पीस पार्टी हमेशा जागरूक रही है और उनके खिलाफ संघर्ष रही है। और यही वजह है कि आदित्यनाथ के मानसिकता से और पीस पार्टी का हमेशा संघर्ष रहा है। और उसी का फायदा उठाते हुए जब ये मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने सबसे पहले बलात्कार के जो इल्जाम में, झूठे इल्जाम में, और अभी कुछ दिन पहले वो राजद्रोह के झूठे इल्जाम में इन्होंने हमें जेल में डाला। मगर न्यायालय ने हमें बिल्कुल साफ कर दिया कि जो इनकी मानसिकता थी वो गलत थी और हमें पहली सुनवाई में दोनों बार ही हमें आजाद कर दिया, जेल से रिहा कर दिया। देखिए, अब आप देख रहे हैं जिस तरीके से चुनाव का माहौल आ रहा है, चुनाव सामने है 2022, मिशन 2022 सभी पार्टियों का मुद्दा है। इसमें क्या आप चुनाव मैदान में उतरेंगे? देखिए, पीस पार्टी एक संजीदा पार्टी है जो जनता के जो बुनियादी इश्यूज है, जो बुनियादी मुद्दे हैं, उसको लेकर के पीस पार्टी हमेशा संघर्षरत रही है और लोगों की जितनी भी जो समस्याएं हैं उसके लिए कार्य करती रही है। और यही वजह है कि पीस पार्टी की लोकप्रियता है और पीस पार्टी पूरे प्रदेश में पूरी मजबूती से संघर्ष कर रही है और अपने संगठन को मजबूत बनाने की तैयारी है। और हम पूरी तरीके से सिर्फ चुनाव 2022 ही नहीं बल्कि इस प्रदेश में सरकार बनाने का पूरा प्रयासरत रहे। आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष से जो संगठन के इंचार्ज हैं उनको हमने निर्देशित किया है कि पूरे प्रदेश में सभी 403 सीटों पर वो विधानसभा की तैयारी करें और हम ये कोशिश करेंगे कि जितनी ज्यादा से ज्यादा सीटें हो सके हम चुनाव में हिस्सा लें। अखिलेश यादव का मानना है, समाजवादी पार्टी के मुखिया है, उनका मानना है कि मुस्लिम वोट पर उनका पूरी तौर से नियंत्रण है। तो क्या आपको लगता है कि वो वाकई में मुस्लिम वोट जाने में कामयाब हो?
यही बात 40 साल से कांग्रेस भी कह रही थी कि 100% 40 साल से मुसलमान उसके साथ है, तो मुसलमान उसका बंधुआ मजदूर बना रहेगा। मायावती ने भी इसी का प्रयोग किया था। उन्होंने कहा था दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। मगर वो भी सोचती थी कि मुसलमान उनकी सेवा छोड़ के जाएगा कहाँ, उसका कोई विकल्प नहीं है। आज यही बात तो अखिलेश जी सोच रहे हैं। मैं समझता हूं कि अखिलेश जी को समझना चाहिए कि मुसलमान किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, वो अच्छे विकल्प की तलाश में है। अगर हम उसको विकल्प अच्छा दे सकते हैं तो मुझे लगता है कि वो हमारे साथ होगा। 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में ये साबित कर दिया है मुस्लिम समाज ने कि उसकी प्राथमिकता उसकी पीस पार्टी है, न कि अन्य कोई दल है। अब एक मुद्दा इस मौजूदा समय में है धर्मांतरण का। धर्मांतरण को लेकर के बड़े विवाद हो रहे हैं, तमाम बातें चल रही हैं और तमाम कानून थोपने की बातें चलती हैं। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं, कितना सच? हाँ, मैं तो यही कहूंगा, यही तो मैं कह रहा हूँ कि कानून का राज नहीं तो गुंडा राज है ना। कोई अगर मुसलमान अगर हिंदू बनता है तो उसको कहते हैं घर वापसी हो गई, और अगर कोई हिंदू मुसलमान बनता है तो कहता है जबरिया धर्मांतरण कराया गया, उसको जेल में डाला जाता है। तो मैं समझता हूँ कि यही कानून का राज नहीं तो गुंडई है। ये तो एक अगर आता है तो उसकी स्वागत करती है सरकार, और एक जाता है तो उसे जेल भेजती है। तो मैं समझता हूं कि ये गुंडा राज है, कानून का राज नहीं है। धन्यवाद आपका। और मैं पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अयूब का कहना है कि वो संघर्ष करेंगे, लेकिन मौजूदा समय में गुंडई चल रही है। गुंडों के खिलाफ सरकार लाने वाली पार्टी इसमें खुद गुंडई में उतारू है। जनता टीवी के लिए आशीष कश्यप के साथ अनिल अंकुर, लखनऊ।